अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म है ना उसका प्राइमरी ओरिजिन क्या हो सकता है। देखो दो रीजन हो सकते हैं मैग्नेटिज्म के, क्या क्या। पहला, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो भी तुम्हारे पास न्यूक्लियस है उसके चारों ओर मोशन करता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल मोशन, है ना, कि वो अपने पास क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है। ओके, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है उसकी इंट्रिंसिक स्पिन, या स्पिन मोशन कह सकते हो तुम उसको, है ना, स्पिन मोशन। तो दो मोशन है, दोनों में ही क्या कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है तो करंट पैदा होगी, करंट पैदा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है ना। तो दोनों ही ये क्या है, ओरिजिन है किसके, मैग्नेटिज्म के, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पोलर नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये तो कुछ बात नहीं हुई, ये तो वहां भी आ जाता है जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं, पर वहां मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं होता, तो ये तो गलत है। दूसरा, एटॉमिक करंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक स्पिन, तो स्पिन भी है। ये एटॉमिक करंट किसको बोल रहा है, कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रोटेशन कर रहा है ना, उसकी वजह से जो करंट करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बोलते हैं क्या, एटॉमिक करंट, ठीक है ना। तो ये वाला ठीक ठाक लग रहा है, एटॉमिक करंट ओनली नहीं, ऑर्बिटल मोशन नहीं, ऑर्बिटल मोशन ठीक है तुम्हारे पास, पर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन भी है भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स इंट्रिंसिक स्पिन ओनली, ये भी गलत सा है। क्यों, एक नहीं होगा भाई साहब, दोनों होंगे, तो रीजन क्या होगा, दोनों होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑर्बिटल मोशन एज वेल एज इट्स स्पिन मोशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है तुम्हें, द ग्राफ shows the variation of current I with the frequency omega in the LCR circuit, what is the bandwidth। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि करंट तुम्हें ग्राफ शो किया गया है एलसीआर सर्किट में आई का और ओमेगा का, ठीक है ना। इसमें तुम्हें बैंडविड्थ बतानी है, बैंडविड्थ बतानी है। बैंडविड्थ क्या होती है भाई, डेल्टा ओमेगा होती है, और डेल्टा ओमेगा क्या होती है, ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2। ये ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होती है, ये होती है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, अर्ध शक्ति आवृत्तियां होती है जिनके ऊपर जो तुम्हारी क्या बोलते हैं, जो शक्ति है, जो करंट है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है। तो ये देखो इस पॉइंट पे आधी हो रही है नहीं, ये पॉइंट कौन से हैं, एक ये वाला है और एक कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अब तुम देखो ये गैप कितना बनेगा, ये गैप कितना है भाई, ये गैप है 1 का गैप है, ये कितना गैप है, 1 का गैप है, तो ये इससे लगभग आधा गैप है, तो 0.5 के अप्रोक्सीमेट होगा, है ना, 0.5 के अप्रोक्सीमेट होगा। और ये देखो ये गैप है ना 0.5 जो भी यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो है आप देखो, ये वाला गैप ज्यादा है ना, 0.5 यहाँ हो रहा है ना, इसमें इसमें देखो 0.5 यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब दो गैप बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये लगभग लगभग तुम्हें आइडिया से चलना पड़ेगा कि तुम्हारे पास ये क्या है, अगर ये पूरा एक है ना तो ये जाएगा 0.6 बार, और ये कितना बचेगा, लगभग 0.4 बच सकता है या 0.5 बच सकता है। ये अंदर वाला जो है 0.6 तो कतई नहीं बचेगा, तो ये 0.6 तो नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता। जब ये पूरा ही 1 है तो ये 1.2 कैसे होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, 0.2 भी नहीं हो सकता इतना छोटा भी, तो आंसर बचता है 0.4। ये तुम्हें इस आइडिया से ही करना पड़ेगा कि बैंड चौड़ाई का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, जिसपे तुम्हारी जो करंट है वो हाफ हो जा रही है, वो इतना आ रहा है, ठीक है। और ये कितना है, 0.4 रेडियन प्रति सेकंड तुम कह सकते हो इसको। ओके, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 होगा, है ना। नेक्स्ट देखो, एन 100 वोट incandescent bulb is connected to an AC source that can give 311 वोल्ट पीक वोल्टेज, कि 100 वोल्ट का एक क्या है, बल्ब है जो पीक वोल्टेज इतनी दे सकता है, पीक वोल्टेज मतलब वीएम का मान कितना है उसके लिए, 311 वोल्ट है, ठीक है। द आरएमएस करंट, तो यहाँ आरएमएस करंट कितनी हो जाएगी बल्ब से, ये तुम्हें बताना है, बता देंगे क्या दिक्कत है। देखो पी जो तुम्हें दे रखा है इसका मान कितना होता है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस। अच्छा, पी का मान कितना है 100, IRMS निकाल के देनी है, निकाल देंगे। VRMS कितना होता है, VM/√2, क्या होता है VM/√2। अच्छा, ये कितना है IRMS, VRMS के अंदर VM जो है इसका मान बताओ कितना है 311, डिवाइड बाई कितना है √2, यहाँ से IRMS निकाल दो, कितना आ गया 100 गुणा √2 डिवाइड बाय 311, दिस इज विल बी डिफाइंड एज IRMS। तो निकालो यहाँ से IRMS कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आएगा 100 गुणा 1.414 डिवाइड बाय 311, तो ये आ गया 0.45, ये लो 0.45 तुम्हारा आंसर आ गया। सिंपली पी जो होता है, जो शक्ति होती है वो IRMS VRMS होती है, नो डाउट। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एन इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ 100 गीगावाट, 100 गीगा हर्ट्ज, सॉरी
100 गीगाहर्ट्ज का रेडिएशन जो है वो आ रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है 100 गीगाहर्ट्ज, है ना, ये फ्रीक्वेंसी। ओके, इज ट्रेवलिंग इन द फ्री स्पेस में मूव कर रहा है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस, पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पेस के अंदर, स्पेस एंड टाइम, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में रहेगा, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 9.3 है। ई वाई जो है वो है अपने पास 9.3 वोल्ट प्रति मीटर। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, इसकी जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है वो कितनी है, वो है 100 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और ये ट्रेवल कहाँ कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, जो वेव है वो एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा और कितना होगा, सिंपल सी बात, जब वेव एक्स में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है, तो ये जेड में आएगा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा। ओके, और सिंपली बात, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ई बाय सी आएगा। ई का मान कितना है 9.3, और सी का मान कितना होता है प्रकाश के वेग का 3 गुना 10 की घात 8, तो ये कितना बना, ये बना 3.1 गुना 10 की घात -8। ओके, टेस्ला, और डायरेक्शन जेड कैप, ये लो 3.1 इंटू 10 की -8, ये कैप है ना, के कैप जेड कैप एक ही बात है, टेस्ला आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया इन द फिजिकल सेंस। देखो, इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व वो चीज होता है जो किसी चीज में होने, कोई चेंज होने का विरोध करता है। जैसे कि मास है, ठीक है ना, कोई मास जो है ना, वो इनर्शिया काम करेगा। जैसे कैसे काम करेगा भाई इनर्शिया का, वो इनर्शिया का काम ऐसे करेगा कि तुम्हारे पास, तुम कोई चीज रेस्ट पे है, ठीक है, मान लो ये फोन है, फोन नहीं मानो, पेन मान लो, ये पेन है, इसको तुम मूव करना चाह रहे हो ना, तो तुम्हें थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, भाई जितना हल्का होगा बल उतना कम लगाना पड़ेगा। इसकी जगह मतलब मान लो बहुत बड़ा पत्थर है, उसको हिलाना हो, उसको गति देनी हो, तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिएगा। मतलब इसमें चेंज जो करना चाह रहे हो ना, उसके बीच में कौन आ रहा है, इसका मास। तो वो मास क्या है, इसका इनर्शिया है। वो कह रहा है ये जो है ना, ये वैसे ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। मतलब जो तुम इसके मोशन में चेंज करना चाह रहे हो, इसके अंदर चेंज करना चाह रहे हो, उसका विरोध कौन कर रहा है, इसका मास। तो इसका मास क्या है, इसका इनर्शिया है, ठीक है। इसी तरीके से जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, इतना बड़ा पत्थर आ रहा है तुम्हारी तरफ से, तुम्हारी तरफ इतना बड़ा पत्थर आ रहा है बहुत भारी, उसको रोकने की ट्राई करोगे, रोक पाओगे क्या, नहीं रोक पाओगे। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया क्या कह रहा है कि जैसे वो चल रहा है ना, उसको वैसे ही चलने दो, जो वो कर रहा है उसको वो करने दो, ठीक है। इसी तरीके से रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्व गुण होता है। वो क्या कर रहा है, बस तू घूम रही है तो घूमने दो, और रुक गई तो रुके रहने दो, ठीक है ना। इसी तरीके से जो काम होने का विरोध करता है, वो तुम्हारे पास इनर्शिया काम करता है, ठीक है। तो यहाँ दो बात ये कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है भाई, ये बात कर रहा है, देखो, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, सेंसलेस बात है। म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ओनली। देखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है जब तुम एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो करते हो, तो वही विरोध करने लग जाती है खुद का। मतलब करंट इस डायरेक्शन में तुम फ्लो कर रहे हो ना, तो उसमें इस डायरेक्शन में होगी स्टार्टिंग में, वो ही खुद का विरोध कर रही है। यही तो था इनर्शिया। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, एक कॉइल में फ्लो करोगे, दूसरी कॉइल में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। ये तो दो कॉइल की बात हो गई ना, जबकि इनर्शिया तो खुद का गुण होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो नहीं हो सकता, सेल्फ इंडक्टेंस ही होगा। समझ रहे हो क्या बात की, मतलब मान लो एक कॉइल है, उसमें आप क्या कर रहे हो, करंट फ्लो कर रहे हो, कि मैं तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करूंगा, तो स्टार्टिंग में इसका इंडेक्स सेल्फ इंडक्टेंस क्या कहेगा, नहीं कि मैं इसका विरोध करता हूं, वो इस डायरेक्शन में होगा फिर। समझ रहे हो, इस तरीके से चीजें चीजें जो है वो चलेगी अपनी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस है, वही तुम्हारे पास किसका एग्जांपल है, ओनली एंड ओनली इनर्शिया का एग्जांपल है, ठीक है। म्यूचुअल तो दूसरे का हो गया ना, दो का मैंने बात नहीं करनी, हमने दूसरे की बात नहीं करनी, हमने खुद की बात करनी है। तो म्यूचुअल वाला ऑप्शन यहाँ से गया, सेल्फ वाला बचा है ये वाला और ये वाला, बस। और ये कोई सेंसलेस बात है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, टू की बात नहीं कर रहे, हम खुद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट I1 and I2 are set in two concentric circular coils in a plane as shown। जैसे तुम्हें सोन का शो कर रखा है ना प्लेन में, उस तरीके से ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स है। ओके, ठीक है। द रेडियस ऑफ टू कोइल्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, इसकी तो 1 सेंटीमीटर और इसकी 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, इसका तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो दो करंट अलग अलग तुम्हें दे रखी है, दोनों सेम डायरेक्शन में दे रखी है, ठीक है। देखो, तो फ्लक्स की बात करें, तो बाहर वाले का फ्लक्स अंदर वाले से जाएगा, सिंपल सी बात है ना, अंदर वाले का जाएगा तो वो इतने से जाएगा ना, तो बाहर वाले का फ्लक्स जो है वो अंदर वाले से जाएगा, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, हमारे पास फाई इजिकल टू आता है एम आई, ओके, और ये आता है बी इंटू का ए, ठीक है।
तो करंट तुमने कौन से में फॉलो की, बाहर वाले में फॉलो की, अंदर वाले में फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये आ गया Mi2। बी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर वाले के कारण अंदर वाले पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सेंटर पे ये इसके तरीके से, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, है ना। ये बार वाला, मैं इसको बड़ी रेडियस है तो आर बोलता हूँ, इसको स्मॉल आर बोल देता हूँ। अच्छा, एरिया इसका अंदर वाले का एरिया कितना है, कि अरे भाई इसने तो कह दिया मेरे सेंटर पे इतना है, पर इसके पास तो इतना ही एरिया है ना खुद के अंदर से फ्लक्स बुझाने के लिए, तो यहाँ आएगा ये कितना, पाई आर स्क्वायर। सोल्व करो इसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दूसरे कारण आया है, तो यहाँ आएगा I2, तो I2 से ही I2 गया, तो यहाँ तुम्हारा जो M है वो कितना आया, M आया म्यू नोट पाई आर स्क्वायर बटा 2r, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, म्यू नोट का मान कितना होता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7, पाई का मान पाई, आर स्क्वायर छोटे वाला कितना है 1 सेंटीमीटर, तो एक का स्क्वायर 1 और सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 की घात -4 डिवाइड बाय 2 गुणा कैपिटल आर का मान कितना है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्व करो इसको, क्या आएगा, 2 से इसको काटोगे आएगा 2, ओके। ये बना 10 की घात -11, 10 की घात -1 ये, तो 10 की घात -10 और ये 10, तो ये कितना बना 2 गुणा 10 की घात -9 हेनरी। इतना आ रहा है मेरी तरफ से, तो जो कि इसमें है नहीं, मतलब ये गलत है ऑप्शन, जो मैंने तो कोई गलती की नहीं है। ये है क्या, म्यू नॉट गुणा, म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणा 10 की घात -7, ये पाई का पाई, आर स्क्वायर कितना है छोटे वाला 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 की घात -4, ये 2 और ये 0.1, है ना, ठीक है। मेरे तो अकॉर्डिंग मैंने कोई गलती की नहीं, बाकी सब ठीक है। तो करो सोल्व, ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर का मान 10 आ गया, 7 4 11 आ गया, ये गया तो 10 आ गया, ये 10 आ ही गया, ये 2 आ ही गया, भाई ये सही है, इनका ऑप्शन गलत है, या तो इसको ही काट के 9 कर देना, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। ये बात समझे क्या तुम, कि दूसरे के कारण सेंटर में फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा म्यू नॉट I2 बटा 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r ही होता है भाई, तुम्हें याद हो कि किसी कोयल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, इतना आता है, ठीक है। सेंटर में इतना आ गया, अब इसका क्षेत्रफल इतना है, तो इससे जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इनटू का इसका एरिया छोटे वाले का, ये फ्लक्स आ गया टोटल। फ्लक्स जो होता है अंदर वाले पे वो होगा MI, है ना। आई क्या है, दूसरे में जो करंट फ्लो हुई थी, एम क्या आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, दूसरे में फ्लो करने से पहले में फ्लक्स कितना आ गया, वही तो MI2 है। I2 क्या है, दूसरे की करंट है, जिसके कारण पहले में क्या इंड्यूस्ड हुआ है, फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ है, तो फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा MI2 आ जाएगा, ओके ठीक है। ठीक है जी, तो तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया, 2 गुणा 10 की घात -9 हर्ट्ज, हर्ट्ज नहीं हेनरी, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखो, विजिबल लाइट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम विद ए एनर्जी फ्लक्स दिस, एनर्जी फ्लक्स इतना है, विजिबल लाइट जो है उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, फॉल्स ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, इस पे आ रही है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस पे आ रही है एट ए नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इन 1 आवर, कि कितना मोमेंटम डिलीवर कर दिया जाएगा सरफेस को 1 घंटे के अंदर। देखो जो मोमेंटम होता है इट इज E/c, ओके। तो ये क्या है, लाइट का तरंग दैर्ध्य, ये फ्लक्स है, वोट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये है पावर डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो इससे एनर्जी कैसे बनेगी, बना लेंगे अपने, ई क्या होता है, ई होता है पावर इंटू टी, ये बन गई एनर्जी, एरिया को डिवाइड कर रखा है, तो एरिया कर दो इसको गुणा, है कि नहीं, है ना। ये तुम्हें जो दे रखा है एनर्जी फ्लक्स दे रखा है ना, ये P इंटू टी होता है। अब ये P इस, ये तो P इंटू P तो ये हो गया, ठीक है, डिवाइड बाई P बाई ए का मान दे रखा है तुम्हें, तो इससे तुम कैसे बनाओगे E, सुनो बात, ये क्या तुम्हें देखा, तुम्हें ये देखा है पावर बटा टाइम, पावर कितना होता है, ये होता है एनर्जी, पावर बटा एरिया दे रखा है, सॉरी पावर हो गई वोट, और ये हो गया एरिया, तो P बाई ए दे रखा है तुम्हें, P बाई ए क्या होता है E बाय टी गुणा ए, इसका मान दे रखा है तुम्हें कितना 30 वोट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसा ही में लेके आना हो तो ये हो जाएगा 30, 10 की -4 ऊपर जाएगा 10 की +4, ठीक है। ये है E बटा टी इंटू ए का मान, ठीक है। P क्या होता है E/c, यहाँ से E का मान कितना आ जाएगा, E का मान आ जाएगा 30 गुणा 10 की घात 4 गुणा टी गुणा ए, ओके। तो ये कितना आया, ये आया अपने पास 30 गुणा 10 की घात 4 गुणा टी गुणा ए, ई का मान आ गया डिवाइड बाय सी, सी का मान कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8, टाइम कितना है, टाइम है 1 घंटा,
ये हो गए 3600 सेकेंड। क्षेत्रफल है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गए 20 गुणा 10 की घात -4, -4 से +4 गए। ये बात समझ में आ रही है मेरी? क्या कह रहा है ये? विजिबल लाइट है 5000 एंगस्ट्रॉम उसकी तरंग दैर्ध्य है, एनर्जी फ्लक्स है 30 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये दे रखा है तुम्हें E/T/A, ये दे रखा है। ऑन ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है इसलिए E/C आया। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है तो 2E/C आता। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ दिस नॉर्मल इंसिडेंस है। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इन 1 आवर। तो ये मोमेंटम जो है वो इतना आ जाएगा। इसको ऐसे भी याद रख लो कि जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? पीसी होती है फोटोन की। तो जो पी आएगा मोमेंटम जो आएगा वो E/C आएगा। सॉल्व करो, आंसर निकालो। तो ये हो गया और 1 0 2 0 और 2 2 4 0। 4 0 इसको काटोगे तो ये बचेगा 10 की घात 4। 3 काटो, 3 से 3 गया, तो ये क्या बचा? 36 दूनी 72। तो ये आया 72 गुणा 10 की घात -4 या 7.2 गुणा 10 की घात -3। ये लो 7.2 गुणा 10 की घात -3 kg मीटर प्रति सेकंड तुम्हारा क्या आ गया? मोमेंटम डिलीवर्ड टू द सरफेस इन 1 आवर आ गया। ओके ठीक है, चलें आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है? द डिस्टेंस फॉर द विच द डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग में बी इग्नोर्ड फॉर द रेज ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एंड द एपरेचर 3 मीटर इज अबाउट। द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस फॉर विच, जिसके लिए फॉर विच द डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग में बी इग्नोर्ड, जो डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग जो हो रही है, फैल रहा है विवर्तन प्रतिरूप, उसको इग्नोर किया जा सकता है। तो ये आप इग्नोर कर सकते हो फ्रेनल दूरी तक। कहां तक? फ्रेनल दूरी तक। फ्रेनल दूरी क्या होती है? आई थिंक ए स्क्वायर बाय लैम्डा होती है। कितनी होती है? ए स्क्वायर बाय लैम्डा होती है। ए स्क्वायर का मान कितना है? 3 mm है। टेम्परेचर यही तो है, 3 3 9 और 10 की घात -6 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितना है? 5000 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब 10 की घात -10। सोल्व करो, क्या आएगा? ये आएगा 10 की घात -7, ऊपर जाएगा 10 की घात +7, तो ये 1 बचेगा क्योंकि -6 है, -7 है तो +1 बच जाएगा। तो ये कितना आया? 90/5 मतलब 18 मीटर। कितना आएगा? 18 मीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा कि इतने दूरी तक तुम जो डिफ्रैक्शन की जो स्प्रेडिंग है उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है ना? तो 90/5 ये आया 18 मीटर, इस तक तुम इग्नोर कर सकते हो स्प्रेडिंग को, नहीं तुम्हें इतना परेशान करेगी वो स्प्रेडिंग। ओके, तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाएगा। बात समझे क्या? कहां तक तुम डिफ्रैक्शन की स्प्रेडिंग इग्नोर कर सकते हो? फ्रेनल दूरी तक कर सकते हो। वो क्या होता है? ZF = a स्क्वायर बाय लैम्डा होता है। ठीक है, वो मैंने निकाल दिया। a here is the aperture and lambda is the wavelength। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि एन ऑब्जेक्ट एक्स इज प्लेस्ड इन एयर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फ्लोइंग फोर्स केसेस आर ड्रॉन फॉर डिपिशिटिंग द सिचुएशन। कि एक ऑब्जेक्ट एस है, एक्स है, वो प्लेस किया गया है एयर में इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स है, कॉनकैव नहीं है, ये वाली कॉनकैव है, कॉन्वेक्स है, तो ऐसा कुछ उसमें रखा गया है। ठीक है। और एयर है, ये वाला तो एयर है जहां में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट एक्स इज प्लेस्ड इन एयर, ये तो एयर में है। ठीक है। और जो ये बनेगा, ये किसका बनेगा? तुम्हारे पास ग्लास का बनेगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगी N2 होगा, वो N1 से बड़ा होगा। N2 होगा, वो N1 से बड़ा होगा। सही बात है। कि बराबर होगा क्या? नहीं। उल्टा होगा क्या? नहीं। उल्टा होगा क्या? N2 छोटा होगा क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि अरे भाई, इसको तो एक लेके चलेंगे ना एयर वाले को, ये हमेशा बड़ा ही होगा। कितना भी बड़ा हो सकता है पर होगा बड़ा, है ना? 1 से 1.5, 1.5 के लगभग होता है कांच का। तो N2 हमेशा बड़ा होगा और इट विल बी लाइक दैट। ये आगे पड़ा है, ये कॉन्वेक्स है, ये N2 है, ये N1 है। ठीक है, ऐसे ये काम करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए आएगा। कौन सा करेक्ट स्केच है? ओनली ए। ठीक है। ये नहीं हो सकता। ये कब होता? जब तुम इसको इससे ज्यादा डेंसर मीडियम में रख दो। समझो बात, कांच को तुम है ना गलिसरी में रख दो, तब तुम्हें ये स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती थी। ठीक है ना? ऐसे ही तो नहीं मिलती। ये तो एयर बोल दिया ना इसने, तो ये नॉर्मल ही रहेगा। ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। शॉर्ट ऑब्जेक्ट, एक छोटा ऑब्जेक्ट है ऑफ लेंथ एल, एक लेंथ एल का शॉर्ट ऑब्जेक्ट है, इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर स्लाइटली अवे फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। क्या कह रहा है कि एक तुम्हारे पास कैसा मिरर है? कॉनकेव है। ये लो, length L is placed along the principal axis of a concave mirror slightly away from the focus। ये फोकस है, इससे थोड़ा सा अवे, मतलब थोड़ा सा दूर कर दिया। इसकी लंबाई कितनी है? L है। और ये हो गया U। ठीक। U माइनस एफ, मतलब इन दोनों का जो गैप है ना, वो F से बहुत छोटा है। मतलब इन दोनों के बीच का गैप है ना, वो इससे बहुत छोटा है, मतलब इसके बिल्कुल ही पास रखा है। ठीक है।
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द इमेज, तो जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी वो अपने को निकालनी है। निकालें, आ जाओ निकालते हैं। देखो तुम्हारे पास क्या बोला है, यू है, इसकी लेंथ इतनी है, ये फोकस पॉइंट एफ है, ठीक है। और तुमको वी की जो लेंथ आएगी एल डैश वो तुमको फाइंड आउट करनी है। करें, आ जाओ करते हैं। देखो पहली बात क्या कि इसके लिए सूत्र क्या होता है, मिरर के लिए ये होता है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस का 1/u, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें देखो, ये देखो ना आप, तो एल क्या है, एक तरीके से आप देखो तो डी यू है, समझो ना। ये u एक, इसका प्रतिबिंब देखना है, इसका प्रतिबिंब देखना, तो डी यू इजिकल टू एल है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ तुमको डी भी चाहिए, समझ रहे हो, डी भी चाहिए। तो क्या करो, इसका इसको डिफरेंशिएट करो, एफ का डिफरेंशिएट करोगे यू के रिस्पेक्ट में तो जीरो ही आएगा, आएगा कि नहीं, तो ये तो जीरो हो गया। इसका करोगे तो ये आएगा 1 माइनस का वी स्क्वायर, ये आएगा डी वी बाय का डी यू, और इसका कितना आ जाएगा माइनस का 1/u स्क्वायर, है कि नहीं। डी यू है, डी वी निकालना है, इसको सोल्व करो, ये क्या आएगा, सोल्व करोगे तो ये आएगा, इसको इक्वल ले जाओ, ठीक है, डी यू को इधर ले जाओ, वी स्क्वायर को इधर ले जाओ, माइनस को इधर ले जाओ, तो डीवी क्या आ गया, डीवी आ गया माइनस का वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर इंटू का डी यू, ठीक है, ओके कोई दिक्कत नहीं। माइनस का यू स्क्वायर, ये आ गया, डी यू का मान कितना हो गया, एक तरीके से एल, ओके। अब वी बटा यू का मान तुम्हें चाहिए, वी बटा यू का मान तुम कैसे निकालोगे भाई, वी बटा यू का मान तुम इसी से निकालो, निकालो वी बटा यू का मान, कैसे निकालोगे, आ जाओ। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, ओके। क्या करें इसको, इसको अपने को v गायब करना है, तो v से गुणा कर दें क्या, v गायब करेंगे तो v से गुणा नहीं होगा, u से गुणा करो, u से गुणा करो तभी काम बनेगा, u से गुणा करोगे तो इधर भी u, इधर भी u और इधर भी u, जो कट गया ये बन गया 1। अब चाहिए तुम्हें v बाई यू, तो v बाई यू कैसे बनेगा, u बटा f माइनस का 1 इजिकल टू ये, उल्टा करो, v बाई यू क्या बनेगा, इधर ये f बन जाएगा, तो ये आया f बटा u माइनस का f, इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा f स्क्वायर बटा u माइनस f का स्क्वायर। अब रख दो मान यहाँ, तो ये क्या बना, माइनस का डी यू का मान तो हो गया l, v स्क्वायर का मान, v स्क्वायर बटा u स्क्वायर का मान ये आ गया, रख दूं मैं, f स्क्वायर u माइनस f जो है इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस है, ये कहाँ गया, माइनस ये ऐसे गया कि जो dv आएगा, जो dv आएगा ना वो तो जिस डायरेक्शन में चल रहे हो ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल के आना पड़ेगा, तो नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव वहां चला जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ये देखो कौन से ऑप्शन में है, ओनली एंड ओनली इस ऑप्शन में है कि जो तुम्हारे पास dv का मान आएगा ना वो इतना आएगा, dv का कह दो या तुम dl का कह दो, जो भी आएगा एल डैश कह दो, वो तुम्हारे पास इतना आएगा निकल के। कैसे निकाला मैंने, मैंने ही ऐसे निकाला, फोकस दूरी तो चेंज होगी नहीं, ठीक है ना, बिंब प्रतिबिंब चेंज होंगे, तो डेरिवेटिव कर दिया u के रिस्पेक्ट में, तो f जीरो हो गया, ये बन गया 1 - 1/v स्क्वायर डी वी बाई डी यू, और ये बन गया माइनस का 1/u स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से डी यू का मान मेरे पास था एल, डी वी का मेरे को निकालना था, वी बाई यू का मान मैं निकाल के ले आया कहाँ से, जो दर्पण समीकरण होती है ना, जो मिरर इक्वेशन होती है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस का 1/u, वहां से मैं निकाल के इसको ले आया, वहां से मेरा काम जो है वो बन गया, ठीक है। काफी ये वैसे देखोगे तो काफी अलग सा क्वेश्चन लगेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो इजी ही है, तुम कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो भी गया, ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर ज्यादा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 116 वाला जो है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और भी अच्छा क्वेश्चन। A point light source O is placed between two plane mirror A and B at a distance 0.2x from mirror A. As shown, we see multiple images of light source in both the mirror. How far behind the mirror A are the nearest three images of the source in that mirror? क्या कर रहा है ये, एक पॉइंट लाइट सोर्स O है, प्लेस कर दिया दो प्लेन मिरर ए और बी के बीच में, डिस्टेंस 0.2x पे ए से। क्या कह रहा है, दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर है, इनके बीच में ए से 0.2x दूरी पर तुमने क्या कर दिया, कोई लाइट सोर्स रख दिया है, ठीक है। वी सी मल्टीपल इमेजेस देखेंगे, मल्टीपल इमेजेस क्यों नहीं देखेंगे, तो इसमें दिखेगी, फिर वो इसमें दिखेगी, उसकी फिर इसमें दिखेगी, फिर इसकी उसमें फिर दिखेगी, तो ऐसे दिखती रहेगी, है ना। वी सी मल्टीपल इमेजेस ऑफ लाइट इन बोथ द मिरर, बिल्कुल सही बात है। हाउ फार बिहाइंड द ए जो मिरर है ना इसके पीछे कितनी कितनी दूरी के ऊपर, द नियरेस्ट थ्री इमेजेस, तुम्हें मल्टीपल इमेजेस दिखेगी पर जो पहली थ्री इमेजेस है, नियरेस्ट वाली जो तीन इमेजेस है ना वो कितनी दूरी पे होगी ए से, ये तुम्हें बताना है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, समझो बात।
यहाँ पे 0.2x दूरी पे इन्होंने सोर्स रख दिया। अब इस O की मिरर इमेजेस दिखेगी, तो A वाले से पीछे है ना नियरेस्ट 3 जो इमेज दिखेगी उनकी डिस्टेंस क्या होगी A से, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, देखो आ जाओ बताते हैं, समझना बात। ये है इतने पे, पहली इमेज तो इतने पे ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहली तो इतने पे ही आएगी, ये लो चारों में है, अपने कोई काम ही नहीं आई। ठीक है, अब ये जो इमेज यहाँ दिखी है ना 0.2x पे, इसकी पहली बात तो इसकी दिखेगी, ये है ना, ये कितनी दूरी पे है 0.8x पे, क्यों, क्योंकि ये पूरा x है, तो इस पे इमेज कितने में बनेगी 0.8x पे। ठीक है, अब इसकी तो याद दिख ली, अब दिखेगी किसकी, इसकी, ये 0.8x वाली है ना, ये इससे कितनी दूरी पे है भाई, ये तो 1 है, ये 0.8 है, तो 1.8 पे, तो यहाँ कितनी दूरी पे दिखेगी तुम्हें, अब ये 1.8x पे दिखेगी, दूसरी आएगी 1.8 पे, तो 1.8 1.8, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, दो ऑप्शन और बच गए। ठीक है, अब देखो यहाँ जो ये 0.2 पे है ना, इसकी भी तो इधर दिखेगी, समझो बात, 0.2 पे यहाँ है ना, इसकी भी तो इधर दिखेगी, कितने पे दिखेगी, ये 0.2 इससे कितनी दूरी पे है, b से, x तो ये रहा 0.2, ये रहा, तो 1.2 दूरी पे है, तो 1.2 दूरी पे इधर दिखेगी, पर ये b वाली अपने को चाहिए, ये वाली है ना, तो 1.2 है b से। अच्छा 1.2 जो b पे यहाँ है वो a से कितनी दूरी पे, ये 1.2 है और ये x है, तो ये टोटल कितनी हो गई 2.2, तो ये पूरा कितना पीछे तक दिखेगा तुम्हें 2.2x दिखेगा, तो तुम्हारा तीसरा पॉइंट कहां दिखेगा तुम्हें 2.2x तक दिखेगा। समझे, नहीं समझे दोबारा देखो, 0.2 पे यहाँ दिख रहा है, इसके पीछे कितने पे दिखेगी 0.2x पे, गेम ओवर, ये पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा देखो, अब ये जो पॉइंट है इसके लिए कितने पीछे दिखेगा, ये इससे 0.8 पे है, तो ये 0.8 यहाँ दिखेगा, अब 0.8 ये हो गया, x ये हो गया, मतलब 1.8, तो ये वाला जो बीम है इसका प्रतिबिंब यहाँ दिखेगा अब 1.8 पे, तो ये 1.8 ये आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो 0.2 पे आया था ना, वो इधर कितने पे जाएगा, ये 1 ये 1.2, तो ये यहाँ आएगा 1.2 पे। अब ये जो 1.2 वाला है ना, ये यहाँ कितने पे दिखेगा, क्योंकि 1.2 है और ये 1 है, तो ये 2.2 हो गया, तो ये इधर दिखेगा 2.2 पे, ये लो, दो बार देख लेना समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल एलिमेंट कैन चेंज द वेव फ्रंट ऑफ ए प्लेन वेव इनटू ए स्फेरिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है, और इसको स्फेरिकल वाले में चेंज करना है। ठीक है, ये ऐसे वाले में चेंज कर देना, स्फेरिकल वाले में चेंज तुम्हें करना है, ये काम एक्स करेगा, तो ये एक्स क्या है, प्रिज्म कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, प्रिज्म तो बस इतना कर सकता है, ये जब आएगा ना, ठीक है, तो इसको जल्दी भेज देगा और इसको रोक लेगा, तो ये इसको ऐसे कर सकता है बस, स्फेरिकल नहीं कर पाएगा। तो मिरर तो ये प्रिज्म हो गया, प्लेन मिरर क्या कर देगा, इसके सामने ये रख दोगे तो ये का यही वापस आ जाएगा, तो ये भी नहीं कर पाएगा। कौन क्या मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, ये देखो कौन का मिरर देखोगे तुम, ठीक है, कौन का मिरर रखोगे, ये रिफ्लेक्ट होके, अब ये जल्दी हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, जल्दी वापस आ जाएंगे, मतलब ये ऐसे आएंगे, ठीक है, और ये इस साइड में आ रहे होंगे, ये बात समझो तुम, जा तो इधर रहे थे इधर आ रहे थे, तो इन्होंने कर भी दिया, पहली बात तो कर भी दिया, और दूसरी बात डायरेक्शन चेंज कर दी, आ इधर रहा था जा इधर रहा है, ठीक है, तो ये ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। चौथा देखो, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, ये वाला, क्या बोला ना, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, ये लो, प्लेन पहले प्लेन है फिर कॉन्वेक्स है ना, नाम देखो प्लेन कॉन्वेक्स, प्लेन पहले फिर कॉन्वेक्स। अब इसके साथ जाएंगे ना, तो ये इधर वाले है ना, ये कैसे बन जाएंगे, इससे जाके ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, या फिर मतलब मान लो इससे पहले निकलेंगे, तो ये पहले निकल गए, ये बाद वाला ऐसे आएगा, तो ये ऐसे बन गया, तो स्पेरिकल बन गया ना, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, डायरेक्शन भी चेंज नहीं की, तो ये परफेक्टली है ना। ये वाला क्या कर रहा था, कर रहा था पर डायरेक्शन चेंज कर रहा था, तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। मेरी बात समझ में आई क्या, कि कौन क्या मिरर है ना वो भी चेंज कर देगा, मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है, पर वो है ना, जा ऐसे रहा होगा ना मिरर से ऐसे आएगा, फिर डायरेक्शन चेंज कर देगा, ये ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, ये ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पहले निकल जाएगा, ठीक है, ये बाद में निकलेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा तुम्हारे पास, काम चल जाएगा तुम्हारा, है ना। तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, कि द दे ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन, ए न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर रिप्रेजेंटेड एज लैम्डा ई, लैम्डा पी, लैम्डा एन, लैम्डा अल्फा रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से क्या रिप्रेजेंट की गई है, दे ब्रोगली वेवलेंथ रिप्रेजेंट की गई है किसकी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की, ठीक है, और इन सभी पार्टिकल के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है, तो बताओ कौन सा रिलेशन करेक्ट है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, लेमडा इजिकल टू क्या होता है, एच अपॉन पी, पी क्या होता है √2 me, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो ई सबका सेम है, तो सिंपली लेमडा जो है वो क्या हो गया 1/√m हो गया,
देख लिए, ठीक है। पहली बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है तो लैम्डा दोनों की सेम हो गई। सेम है, सेम है, लगभग सेम है, सेम नहीं है एग्जैक्टली, लगभग सेम है, सेम है, ठीक है। सबसे ज्यादा मास किसके पास है? अल्फा के पास, तो सबसे कम वेवलेंथ उसकी होगी। अल्फा की सबसे कम करो, ये कर रखी सबसे कम, ये कर रखी सबसे कम, है ना, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा कर रखी है, ये नहीं हो सकता, तो दो ऑप्शन गए, ये दो बच गए। अब क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा होगी। इसने इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा नहीं की, तो ये भी गलत है। इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा इसने कर रखी है, ये देखो, ये रही, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का सबसे मास कम तो सबसे ज्यादा, सबसे मास ज्यादा अल्फा का तो सबसे कम इसकी, बीच में आ जाएंगे दोनों लगभग इक्वल वाले, तो ये आ जाएगा चौथा ऑप्शन। कारण लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी इज इक्वल टू रूट टू एम ई, ई काइनेटिक एनर्जी सबके लिए सेम है, तो 1 बाय रूट एम के प्रोपोर्शनल रहेगा तुम्हारा लैम्डा। लैम्डा क्या है? दे ब्रोगली वेवलेंथ, ओके। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तुम्हारे लिए याद रखने वाला सा। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर द कोर दैट कंटेन्स द स्टेबल फैब्रिकेटेड फ्यूल्स एंड मॉडरेटर इज सराउंडेड बाय ए रिफ्लेक्टर टू रिड्यूस, कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसकी जो कोर है उसमें तुम्हारा फैब्रिकेटेड फ्यूल है, ठीक है, ये रोड है यूरेनियम की, ये फैब्रिकेटेड फ्यूल है इसके, और मॉडरेटर इज सराउंडेड बाय रिफ्लेक्टर टू रिड्यूस। और मॉडरेटर भी जो है, ये जो रोड थी उसके भी आसपास क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो रिफ्लेक्टर? मतलब समझो, ये फ्यूल था, ठीक है, लाइक दिस इज फ्यूल, फ्यूल रोड से इसके आसपास क्या कर देंगे? कोटिंग कर देंगे रिफ्लेक्टर की। क्यों की जाती है वो कोटिंग, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ऑप्शन देखो, द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द कंट्रोल रोड्स। कंट्रोल रोड की बात कहां हो गई? कंट्रोल रोड की तो बात ही नहीं की, मॉडरेटर की बात की है, फ्यूल की बात की है, तो ये तो नहीं है। सेकंड, द एब्जॉर्प्शन ऑफ टू न्यूट्रॉन्स बाय ए सिंगल फिजनेबल न्यूक्लियस। दो वाला नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई कि दो को कम करने के लिए द एब्जॉर्प्शन ऑफ टू न्यूट्रॉन्स बाय ए सिंगल फिजनेबल न्यूक्लियस। भाई एक कोई कंज्यूम करता है, वो दो को कंज्यूम नहीं करता है, तो ये भी कोई ज्यादा खास जचा नहीं। द नॉन फीजनिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, कि जो न्यूट्रॉन फीजन नहीं कर पाएंगे उनको एब्जॉर्व कर लेगा। एब्जॉर्व करने का काम इसका है ही नहीं, रिफ्लेक्टर का एब्जॉर्व करने का काम तो कंट्रोल रोड्स का है, ये भी नहीं है। द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, की ताकि कोई न्यूट्रॉन लीक ना हो, समझ रहे हो ना, इसमें पूरा सिस्टम चल रहा है, न्यूट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ वो लगा दी रिफ्लेक्टर, ताकि जो न्यूट्रॉन इससे बनेंगे ना, 3 बनते हैं, ठीक है, तो वो वापस इसी में चले जाए, वो लीक ना हो बाहर, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, तुम्हारी जो ये रिफ्लेक्टर है वो लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, इसको रोकने के लिए अपने क्या करते हैं? लगाते हैं, टू रिड्यूस द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये तुम्हारा आंसर होगा टू रिड्यूस द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन इन द कंट्रोल रोड्स। नहीं, कंट्रोल रोड्स की तो बात ही नहीं हुई। टू रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टू न्यूट्रॉन, नहीं, ताकि वो दो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्व नहीं करता है भाई, एक को ही एब्जॉर्व करता है। रिड्यूस द नॉन फीजनेबल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, न्यूट्रॉन जब एब्जॉर्व होगा तो फ्यूजन होगा ही होगा, वो कोई नहीं रोक सकता, तो ये तीनों ही गलत है, चौथा तुम्हारा सही हो जाएगा, टू रिड्यूस द लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ट्रांजिशन सोन बिलो इन ए हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम में ये दिखा रखा है, गिव्स राइज टू रेडिएशन दैट बिलोंग टू, कौन सी सीरीज बनेगी? पासन बनेगी, ब्रैकेट बनेगी, लाइमन बनेगी, बामर बनेगी, ठीक है, ये आती है लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट। आ किस में रहा है? एक में आएगा तो लाइमन, दो में आएगा तो बामर, तीन में आएगा तो पासन, चार में आएगा तो ब्रैकेट। किस में आ रहा है? दो में आ रहा है, तो दो वाली कौन सी है? बामर, आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, द nth एनर्जी स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस, इस तरीके से तुम्हें एनर्जी दी गई है nth स्टेट की, ठीक है। सिंबल कैरी दियर यूजुअल मीनिंग, सिंबल जो है उनका यूजुअल मीनिंग है। लेट इन एन असेंबल, एक एनसेंबल के अंदर ऑल एच एटम बी इन द ग्राउंड स्टेट, सारे के सारे एटम कहाँ है? ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। एंड ए रेडिएशन एनर्जी हैविंग एनर्जी इक्वल टू E2 माइनस का इवन, ये ग्राउंड स्टेट है, इसमें सारे के सारे एटम है, इसका एनर्जी लेवल मान लो इवन है, इसका जो एनर्जी लेवल है वो E2 है, ठीक है ना, ये E2 है और ये इवन है, ठीक है। इसका जो डिफरेंस है, उतनी जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने दे दी, ठीक है। इन दिस सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कुड बी ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है कि इस गैप की एनर्जी हमने दे दी, तो क्या क्या हो सकता है? ये E3 है, ये E4 है, हमने एनर्जी कितनी दी है? E2 माइनस के E1 वाली ही एनर्जी हमने इसको दी है। क्या कह रहा है? द रेडिएशन विल नॉट बी एब्जॉर्ब एट ऑल, क्यों नहीं एब्जॉर्ब होगा भाई? 1 से 2 का डिफरेंस दिया है तो 1 से 2 में जा सकता है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। सम ऑफ एटम विल मूव टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बिल्कुल सही बात है, चले जाएंगे, इसके गैप की तुमने दे तो दी, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इधर नहीं चले जाएंगे, ये ठीक हो सकता है। अगला, ऑल एटम्स विल बी एक्साइटेड टू एन इज इक्वल टू स्टेट,
सारे के सारे एटम चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे चले जाए, कुछ चले जाएंगे। नो एटम विल मेक ए ट्रांजिशन टू n इजिकल टू 3 स्टेट। n इजिकल टू 3 स्टेट में कोई चला जाएगा क्या? जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये गैप जो है बहुत ज्यादा होता है। अब इस वाले कुछ इसमें आ गए ना, तो वो कुछ इसमें भी तो जा सकते हैं, क्योंकि ये गैप कम है। समझे क्या आप? जैसे ये होता है माइनस का 13.6, ये माइनस का 3.4, ये माइनस का 1.54, ऐसा कुछ होता है। तो ये गैप तो कम ही है। जब इतनी एनर्जी दे दोगे तो जो यहाँ पहुंच जाएंगे वो यहाँ भी तो जा सकते हैं। तो नो एटम विल मेक ए ट्रांजिशन टू n इजिकल टू 3, नहीं जा सकते भाई, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल एटम विल बी एक्साइटेड टू n इजिकल टू 2 स्टेट, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओनली बी बचा। बी यहाँ कहीं है नहीं, बी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ओनली ये हो सकता है बी वाला। डी, और देखो डी को अलाउ करो। नो एटम विल मेक ए ट्रांजिशन टू n इजिकल टू 3 स्टेट। n इजिकल टू 3 स्टेट में कोई नहीं जाएगा। कब नहीं जाएगा? अगर सारे के सारे इसमें ही है ना, और पहला ही ट्रांजिशन हो रहा है, तो सारे के कुछ एटम इसमें पहुंचेंगे, सारे के सारे तो इसमें भी नहीं पहुंचेंगे। समझे ना? अच्छा, इसमें आ गए, अब और रेडिएशन इसके वाली मिलती है तो यहां जा सकते हैं। समझे क्या बात? ग्राउंड से पहले यहां जाएंगे, फिर यहां जाएंगे, तो ये हो सकता है। पर अगर पहला ही टाइम है, ग्राउंड स्टेट से आगे जा रहे हैं, तो वो इसी तक ही पहुंच पाएंगे। समझे ना? तो ये नो एटम विल मेक ए ट्रांजिशन टू n इक्वल टू स्टेट, ये हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है। तो बी और डी वाला यही है। बी वाला श्योर है कि कुछ फर्स्ट एक्टेड स्टेट में चले जाएंगे अगर तुमने इतनी एनर्जी इसको दी है तो। अब और एनर्जी मिलेगी, इतनी दे दो चाहे इसे कम दे दो, तो ये यहां तक भी जा सकते हैं और आगे तक भी पहुंच जाएंगे, है ना? तो ये सेकंड केस की बात है कि और आगे कितना जाएंगे। फर्स्ट केस की बात करो तो सिर्फ बी ही हो सकता है, बी और डी इसमें हो सकता है। ठीक है, सेकंड केस की बात करो तो n इजिकल टू 3 में भी जा सकते हैं, तो नो एटम्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाए, नो एटम वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, तो ट्रू ओनली बी रहेगा। बट सिर्फ फर्स्ट केस की बात करो कि यही है सारे, तो पहली बारी में क्या हो सकता है, तो यहाँ तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बी सही हो गया, और नो एटम मतलब और कोई नहीं जाएगा, तो ये बात भी सही होगी, तो बी और डी दोनों हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर द स्टडिंग फॉर स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक एक्सपेरिमेंट है और उसके अंदर अपने क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है ना? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन द फोटो सेंसिटिव प्लेट, की जो फ्रीक्वेंसी, जो लाइट तुम डाल रहे हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हैं। प्रोवाइडेड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट रिमेन्स द सेम, कि इंटेंसिटी आई जो है वो सेम रहेगी, और जो फ्रीक्वेंसी न्यू है या एफ जिसको तुम बोलते हो वो इंक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल ईवी नॉट है वो इंक्रीज होगा, और इससे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जो आई है, इंटेंसिटी सेम है, तो तुम्हारी जो करंट है ना वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, और सैचुरेशन करंट है ना वो भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि करंट इज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड अपॉन intensity. When you are increasing the intensity, you are increasing the number of photons. If you increase the number of photons, you are increasing the current. तो चाहे saturation current हो चाहे photo electric current हो, दोनों both will increase in the case of increasing intensity. But here intensity is same, here intensity is constant, so photoelectric current and saturation current will be same for all the cases, and it will be constant. तो क्या बदलेगा? यहां बदलेगी काइनेटिक एनर्जी इसकी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, ये मेरा आंसर था, तो इस ऑप्शन में चेक कर लो। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज, नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होगी। नेदर ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और सैचुरेशन करंट चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा, गलत कह रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड सैचुरेशन करंट आल चेंज, अरे नहीं भाई साहब, सैचुरेशन करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ही चेंज होगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल सैचुरेशन करंट चेंजेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं होगी। ये सैचुरेशन करंट इसने बोला है चेंज होगी, ये भी नहीं होगी, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। क्या होगा? सैचुरेशन करंट जो है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना? फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत ऑप्शन नंबर 4 सही है, बाकी तो कोई भी सही नहीं है इसमें। निरोधी विभव भी बदलेगा, संतृप्त धारा नहीं बदलेगी, प्रकाश विद्युत धारा बदलेगी, बस प्रकाश विद्युत धारा भी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 थोड़ा थोड़ा सही है।
इसमें देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज एन एटम, किसी एटम को आयनाइज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसको तुम्हें निकालना पड़ता है। आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन मतलब जो ग्राउंड स्टेट होती है उसकी एनर्जी सबसे कम, उससे पहले वाले की उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो जो आउटर वाला है उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। या तुम कह सकते हो जो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपने निकालते हैं। मेरी बात समझे क्या तुम, कि आउटर मोस्ट सेल जो होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सबसे कम, उससे आउटर की, उससे ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। तो सबसे ज्यादा होगी वो कौन सी होगी, आउटर वाली होगी। तो अपने को कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत रहती है, जिसके पास हाईएस्ट क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक है, तो आयनाइज एटम को करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए अपने को, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एंड द लेस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, नो सेम फॉर आर द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, नहीं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ये बात सही है कि जो आउटर मोस्ट सेल में है ना उसी को तुम निकालोगे। अरे जो बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में बिल्कुल फंसा हुआ है, बिल्कुल बंधा हुआ है, उसको तुम कैसे निकालोगे, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए। ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट एनर्जी, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है उन सब में, ठीक है ना, तो उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही तुम्हारी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लीस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, नहीं, हाईएस्ट वाला आएगा। ठीक है, सेम फॉर ऑल, नहीं सेम नहीं होता, सबके लिए डिफरेंस होता है। मोस्ट और लीस्ट ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। आउटर मोस्ट वाले को निकालना है तुमको, ठीक है ना, आउटर मोस्ट वाले के पास सबसे ज्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बीम ऑफ ड्यूट्रॉन इज बोम्बार्ड ऑन ऑर्डिनरी सोडियम, इस पे बोम्बार्ड कर दी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ए प्रोडक्ट टुगेदर विद ए न्यूट्रॉन, क्या कह रहा है कि ड्यूट्रॉन फेंक के मारा है तुमने, ठीक है, इसके ऊपर 11 सोडियम 23 के ऊपर, ठीक है जी, मार दिया, तुम्हारी मर्जी, ओके। इससे क्या बन सकता है, एक न्यूट्रॉन के साथ, एक तो न्यूट्रॉन बनेगा, इसके साथ तुम्हारे पास क्या बन सकता है, मान लेते हैं एक्स बन सकता है। अब करो संतुलन, ये 1 है, ये 11 है, 12 हो गई, ये 0 है, तो ये एटॉमिक नंबर कितना आएगा, 12। ये 2 है, ये 23 है, 25 हो गया, ये 1 है तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख लो क्या बना, 12x24, 12 पे कौन आता, मैग्नीशियम, तो ये क्या होगा, 12 मैग्नीशियम 24, ये बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम ए सैंपल ऑफ प्योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ए, which one of the following graph correctly shows the number of atoms a atoms Na with time t, क्या कह रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सैंपल ऑफ प्योर रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट ए है, which of the following graph correctly represent the number of a atoms या Na with time, कि स्टार्टिंग में तो Na थे, है ना, उसके बाद कितने बचेंगे, ये कैसे रिप्रेजेंट होता है भाई, ये तुम्हारे पास रेडियो एक्टिव अगर तुमने पढ़ी हो तो ये ऐसे होता है रिप्रेजेंट, एक्सपोनेंशियली घटता है। और टी इज द हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ है तो टी क्या कहता है, टी ये कहता है इसके ऊपर नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। इस पे आधे हुए क्या, इस पे तो पूरे ही पड़े हैं, है ना, इस पे आधे तो इधर है, तो इस पे तो बहुत कम हो गए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये क्या आ गया, ये कौन सा ग्राफ आ गया भाई, एक्सपोनेंशियल होता है। ये देखो, इस पे लगभग आधे पड़े, है ना, और ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ भी है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, कि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रेडियो एक्टिव के अंदर, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, जहां तुम देख सकते हो टी क्या है, टी हाफ है, यहाँ हाफ लाइफ है, इसके ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। जो इन्होंने यहाँ कट लगाया है, इसको इन्होंने लिखना भी चाहिए था Na/, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लगभग होने वाले हैं, 130 तक पहुंचने वाले हैं अपने। इन एन अनबाइस्ड पी एन जंक्शन, अनबाइस्ड पी एन जंक्शन है, मतलब पी पे कोई पॉजिटिव नहीं लगाया, एन पे कोई नेगेटिव नहीं लगाया, ठीक है, तो ये तुम्हारा जोड़ दिया, तापमान जो भी इन्होंने दे रखा है दे रखा है, ठीक है। पी के पास ज्यादा क्या होते हैं, होल होते हैं, एन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, होल इधर भागेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पास होल ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए भाग रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, इसको कहते हैं डिफ्यूजन विसरण। अगर इलेक्ट्रॉन होल मूव करेंगे तो करंट पैदा होगी, दिस इज कॉल्ड एज आई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट यहाँ से आएगी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो अपने साथ पॉजिटिव, इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ था वो यहाँ आ जाएंगे, इसके साथ जो नेगेटिव एटम जुड़े हुए थे वो यहाँ आ जाएंगे, और धीरे धीरे यहाँ एक लेयर बन जाएगी जिसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, जो अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको आने नहीं देगा, जो होल इधर से आएंगे उनको आने नहीं देगा, और उन्हें क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हुआ है उससे इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, ड्रिफ्ट लगेगा, क्या लगेगा, ड्रिफ्ट लगेगा, तो वहां जो करंट पैदा होगी वो कौन सी होगी, आई ड्रिफ्ट होगी। तब जब
तुम्हारा ये अनबायस्ड है, इसको तुमने पॉजिटिव नेगेटिव किसी से नहीं जोड़ा है, किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है। समझना, दो तरीके करंट पैदा होगी। पहला डिफ्यूजन, क्यों? क्योंकि इसके पास पी के पास होल ज्यादा है, एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना, डिफ्यूजन करंट पैदा होगी। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो अपने साथ पॉजिटिव लाएगा, यहाँ पॉजिटिव की लेयर बनेगी, यहाँ नेगेटिव लेयर बनेगी, ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास बन गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? अब इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, अब इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, ये इधर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। समझो बात को तुम, ये पॉजिटिव बन गया ना, यहाँ यहाँ देखो पॉजिटिव बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ कौन सी करंट होगी? ड्रिफ्ट होगी। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भाग रहे थे? इधर। ये ड्रिफ्ट क्या करवा रही है? इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके आ रही है? इधर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में दो करंट फ्लो हो रही है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पैदा हो रही है, क्यों? क्योंकि इसके पास होल ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ड्रिफ्ट पैदा हो रही है, क्यों? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारे पास हो जाती है, ये एक टाइम के बाद क्या हो जाती है? संतुलित कर देती है, ये इसके इक्वल हो जाती है। तो तुम्हारा जो काम जो हो रहा होता है, जो ट्रांजिस्टर ट्रांसफर हो रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स, सारे रुक जाते हैं। ठीक है, तो अनबायस्ड पी इंजेक्शन साइड में क्या होगा? देखो, द डिफ्यूजन एज द ड्रिफ्ट करंट वेनिसेज एवरीवेयर, द डिफ्यूजन एंड द ड्रिफ्ट करंट कैंसिल ईच अदर, ये हो सकता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वेनिसेज एवरीवेयर, नहीं, पोटेंशियल वेनिस थोड़ी होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिस एवरीवेयर, नहीं, वो तो बीच में ही, ये तो रहेगा ही। तो ना तो ये है ना ये है। अगला क्या कह रहा है? डिफ्यूजन एज वेल एज ड्रिफ्ट करंट वेनिसेज एवरीवेयर, नहीं, वेनिस नहीं होती। डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट कैंसिल ईच अदर, ये हो सकती है। एक टाइम के बाद देखो, विसरण इधर ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, इधर ले जा रहा है, जितना इधर लेके जा रहा है उतनी ज्यादा ये लेयर स्ट्रॉन्ग हो रही है, इधर पॉजिटिव आ रहे हैं। ठीक है ना, और जितने ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं उतने ज्यादा वो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं या होल को जाने से रोक रहे हैं। समझ रहे हो ना, रोक रहे हैं। तो एक टाइम के बाद वो सब रुक जाएंगे, मतलब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के बराबर हो जाएगी और एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। कब? जब तुम्हारा अनबायस्ड है पीएन जंक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एवरेज एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए सैंपल ऑफ ए मेटल एट 0 केल्विन एंड 60 केल्विन आर, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एवरेज एनर्जी है वो 0 केल्विन पे और 60 केल्विन पे कितनी कितनी है? E0 है और E60 है। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना होगा? देखो, कि जो तुम्हारे पास एवरेज एनर्जी होती है 0 केल्विन पे, वो इक्वल टू होती है फर्मी एनर्जी के। ठीक है, अब तुमने और इसको तुमने बोल दिया E0। अब तुम क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी सी एनर्जी और मिल गई, ये हो गई E60। ये जो E60 है थोड़ा सा बड़ा होगा E0 से, इलेक्ट्रॉनों को थोड़ी एनर्जी और मिल गई। ठीक है, 0 केल्विन पे E0 थी, अब हो गई ये E60। ठीक है ना, पहले फर्मी एनर्जी पे थे, अब फर्मी एनर्जी से ज्यादा ज्यादा कुछ एनर्जी होगी, थोड़ी ज्यादा 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 नहीं है। ठीक है, अब E0 बाई E60 निकालना है। E0 बाई E60 क्या हो जाएगा? लेस देन 1, सिंपल, ये लो। ठीक है ना, थोड़ी सी ही एनर्जी मिलती है टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉनों को, तो E0 बाई E60 क्या हो जाएगा? E60 बढ़ा है तो ये 1 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी विद टाइम t आर गिवन बाय, ये तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दी गई है, तुम्हें बताना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, किसका है, मतलब जब तुम इसका 2 बार डेरिवेटिव करोगे सबका, तो जो राशि आएगी वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। किस किस केस में कांस्टेंट आएगी? देखो, किस किस केस में आएगी? अवकलन करोगे 2 बार, टी, पहली बार करोगे 2.7 बचेगा, दूसरी बार करोगे 0। पहली बार करोगे तो 18 टी बचेगा, दूसरी बार करोगे तो 18 बचेगा, यहाँ टी बचेगा। टी बचेगा तो टाइम के साथ चेंज होगा, मतलब यूनिफॉर्म तो नहीं है, मतलब टी क्यूब आ गया तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये भी यूनिफॉर्म नहीं है और ये भी यूनिफॉर्म नहीं है। इसमें टी क्यूब नहीं है तो यूनिफॉर्म बनाएगा, इसमें टी क्यूब नहीं है तो यूनिफॉर्म बनाएगा। तो एक्स बी और एक्स डी यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट है, तो बी और डी में यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होगी, यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा, है ना। यूनिफॉर्म एसिलेशन किस किस में आ जाएगा? बी और डी में। क्यों? क्योंकि इसमें टी क्यूब वाली टर्म नहीं है, टी क्यूब वाली टर्म होगी तो 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद भी टी बचेगा, जो कि उसको नॉन यूनिफॉर्म बना रहा है, जो कि कह रहा है कि टाइम के साथ साथ एसिलेशन क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंसिडर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, तुम्हें स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या कह रहा है? व्हेन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4%। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा क्या कह रहा है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय 1/2 मास गुणा स्पीड स्क्वायर। सही बात है, काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है ना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट तो ठीक है। पहला क्या कह रहा है? कि जब मास में चेंज इतना हो रहा है और स्पीड में चेंज इतना हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज इतना होगा। देखते हैं, आ जाओ। के इजिकल टू क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्र, टेक लॉग बोथ साइड एल एन के, ये क्या हो जाएगा? एल एन 1/2 प्लस एल एन एम प्लस एल एन वी स्क्र, टू आगे आता है तो ये आ जाएगा 2। डेरिवेटिव करो, क्या बनेगा? डेल्टा के बटा के, इसका क्या होगा?
0, ये क्या होगा डेल्टा एम बटा एम, 2 आगे ये क्या होगा डेल्टा वी बटा वी। अच्छा, डेल्टा के बटा के, डेल्टा एम बटा एम क्या है, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है मास में, 2%। वी में चेंज कितना हो रहा है, 2 का 2, और वी में चेंज कितना दे रखा है 1%। टोटल कितना हो गया 2 + 2 4%। तो यही तो कह रहा है ये वाला कि 4% होगा अगर एम में 2 है और आई में 1, बी में आई, एम में 2% चेंज है और वी में 1% चेंज है, टोटल चेंज काइनेटिक एनर्जी में 4% होगा, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। सही बात है। तो S1 इज करेक्ट, S2 इज नॉट करेक्ट। भाई ये ऑप्शन ही गलत है। S1 इज नॉट करेक्ट एंड S2 इज करेक्ट, दोनों ही सही है। बोथ आर करेक्ट एंड S2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ S1। सही बात है, S1 S2 दोनों सही है, और S2 परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है S1 की। S2 ही बता रहा है कि तुम्हें ये S1 का आया है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस EMRS PYQ वीडियो। इन द रिलेशन, ये तुम्हारे पास कोई रिलेशन है, ठीक है, वेयर क्वांटिटी A B एंड C की डायमेंशन ये वाली है, और B की ये वाली है, और C की वाली है। तो P और Q का मान बताना, इसकी जो पावर है ये बनाना है। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस है 11th क्लास का क्वेश्चन, आ जाओ करते हैं। क्या दे रखा है, अगले पे कर दूं, यहीं कर दूं, यहीं कर सकता हूं। A इजिकल टू B की पावर P, C की पावर Q। A की डायमेंशन लिखो, क्या दे रखी है, ये मात्रक लिख दो, N kg इनवर्स, ये सेकंड की पावर 3, ठीक है, इजिकल टू बी का कितना दे रखा है, एम सेकंड का स्क्वायर, इसकी पावर आ जाएगी पी, ठीक है, और क्यू आ जाएगा एम स्क्वायर सेकंड इनवर्स, इसकी पावर आ जाएगी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, ठीक, आगे चलो, करो सोल्व, कितना कर सकते हो इसको, डायमेंशन लिख देते हैं, है ना, डायमेंशन से अपना काम बन जाएगा। तो डायमेंशन नहीं, वो विमा, डायमेंशन नहीं बोलते कि विमा को, हाँ वो लिखते हैं। एन क्या होता है, MLT-2, ये क्या होता है, एम मास, सेकंड क्या होता है टाइम, तो ये T3, इधर एम क्या है मीटर, तो ये एल होगा, और ये T2 होगा, ठीक है, इसकी पावर पी है, M2 है, तो ये फिर लेंथ के लिए 2, T-1, ये आ जाएगा Q। ठीक है, पावर कंपेयर कर दो, यहाँ देखो ये बन गया M तो गया, L की पावर आ गई 4, और T की पावर आ गई -2। इधर देखो L की पावर कितनी आ गई P + 2Q, और T की पावर आ गई 2P माइनस का Q। कंपेयर करो, कितना हो जाएगा, P प्लस का 2Q इजिकल टू 4, और 2P माइनस का Q इजिकल टू माइनस का 2, 2P माइनस का Q इजिकल टू माइनस का 2। ठीक है, सोल्व करो, P और Q का मान निकालो, तुम्हारा काम हो गया। कैसे निकालें, देखो P के मान डिफरेंट है क्या, सब में डिफरेंस है, P का मान निकाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। निकाल दे, इस P को 2 से गुणा कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब भी काम नहीं चले, इसमें इससे तो क्या हो गया, जीरो सा आ गया, कुछ जीरो सा आ गया भाई, ये 5 बन गया, मतलब गलती हुई है कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चले। रुको 1 मिनट, देखता हूँ मैं क्या कर सकते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे मैंने ये बोला कि 4 इजिकल टू आ गया P + 2Q, और -2 इजिकल टू आ गया 2P माइनस का Q। क्या करें इनका, कुछ बन सकता है क्या, बन सकता है क्या, कुछ ना कुछ गलती हुई है। देखो A की डायमेंशन ये रही, N kg इनवर्स सेकंड की क्यूब, है ना, ये देखो ये रही सेकंड क्यूब है ना, तो यहाँ टी क्यूब आएगी, एल क्यूब क्यों लिखी है, यहाँ टी क्यूब लिखो, यही गलती है बस, टी क्यूब लिखोगे ना, तो अब देख लो ये हो जाएगा। कितना बचा, एल की पावर तो हो गई 1, और टी की हो गई 1, है ना, तो ये एल टी है। अब कितना आया, पी प्लस 2Q इजिकल टू 1, और 2P माइनस का Q इजिकल टू भी 1। ठीक है, अब कर दो इसको 2 से गुणा, कोई दिक्कत नहीं है, अब जोड़ दो, ये कट गया, ये 3 आ गया, ये 5P आ गया, तो P इजिकल टू आ गया 3/5, P इजिकल टू 3/5, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। P का मान 3/5 रख दो, इसमें कितना हो जाएगा, 2Q इजिकल टू 1 - 3/5, मतलब 2/5, 2 से 2 गया तो 1/5, ये लो, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या आ गया, 2 नंबर तुम्हारे पास यहाँ ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसी के साथ अपने जो EMR से पेपर हुआ था ना, ठीक है, दिसंबर 2023 में,
वो पूरा का पूरा क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। और इसका रिव्यू जो है, मुझे क्या लगता है इस पेपर के बारे में, वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताऊंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा हमें सपोर्ट करना, ये जो अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है, इस पे और बढ़िया सीरीज आएगी, एनवीएस केवीएस केवी पीवाईक्यू में डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को शेयर करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है। अपनी ऐप डाउनलोड करना और वहां से कुछ भी जो कोर्स आपको अच्छा लगे, जो टेस्ट सीरीज आपको अच्छे लगे, आपको वैल्यूएबल लगे, आप बाय करना। कोई क्वेरी रह जाए, कोई डाउट रह जाए, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर है 6350263164, इन पे कॉन्टैक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना, मैसेज करना, फोन मत करना, एक बार मैं फ्री होकर फोन आपको कर लेता हूँ, ठीक है। तो इतना कुछ था अपने इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट अपने एनवीएस या केवीएस के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।